वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का 14th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो कि है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड ऑफ पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स ऑफ क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आपको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। देखो ऐसा है, दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। देखो ये है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी अगर ये फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कन्वर्ट करो। कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको वहां से p मिल जाएगा, q मिल जाएगा और r मिल जाएगा। फिर आपको ये p q r का यूज करके ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है, और फिर वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, और फिर एट द लास्ट वो दोनों सॉल्यूशंस का यूज करके जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है। तो चलो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस बिल्कुल, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे पी क्यू आर तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है पी, स्मॉल पी दिख रहा है, आपको स्मॉल क्यू दिख रहा है। तो ये पी के पहले का ये जो कुछ भी है ना, ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी पी, और फिर ये जो है ये कैपिटल क्यू है, समझ लो, है ना, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू, इधर इज इक्वल टू राइट साइड वाला ये पूरा आर है ना। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब अब इसको सॉल्व करना आसान है, हमें बस यहां से पी क्यू आर उठा के ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है, और जो हमने कहा था उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो एज इट इज लिख लेंगे, ये ऊपर से हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे। और जैसा हमने कहा था ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करना है, दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ। ठीक है ना, क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ये लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म याद रखना। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसका नाम भूल जाते हैं, काफी बड़ा नाम है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन फॉर्म बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम बड़ा है उसका। तो हमें यहाँ से हमें यहाँ से p मिल चुका है। सो p जैसा हमने कहा, ये p के पहले का ये जो पूरा है ये कैपिटल p है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, ये कैपिटल p है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल q लिख लो। तो कैपिटल Q यानी ये स्मॉल q के सामने का पूरा वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये कैपिटल Q हो गया। और अब कैपिटल R लिख लो, इक्वल टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये देखिए हमने फाइनली सब कुछ मेंशन कर लिया है। हमने आपको कहा था कि P Q एंड R हमें मिलने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिख गया था, और हमें यहाँ पे P Q R मिल चुका है। और अब आपको क्या करना है, जैसा हमने कहा, अब आपको यहाँ पे लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है, क्योंकि पी क्यू आर का यूज करके ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनती है, और उसके बाद हमें सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, तो चलो पी क्यू आर से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर बोलो लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना, एक ही बात है। सो हम यहाँ लिख लेंगे AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, फिलहाल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखते समय आपको पूरा स्पेलिंग में लिखना चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, देखो dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाय आर। ये है लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपने पी क्यू आर निकाले ना, वो बस आपको यहाँ पुट करना है डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ लिख लेंगे dx बाय कैपिटल P यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, देन dy बाय कैपिटल Q यानी वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, और dz बाय कैपिटल R यानी
जेड स्क्योर इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये इस तरह से। ओके, एक काम करते हैं, यहां पे जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। इसका काम हो गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, दैट इज डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है एक्स माइनस वाई। अब हमने ऐसा क्यों किए उसका भी रीजन हम आपको देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमें मिला है ना, ये फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम ये इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी का यूज करके अब हमें आगे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। हमने बस क्या किया, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में शिफ्ट किए, इसका भी वाई स्क्वायर भी शिफ्ट किए और जेड स्क्वायर भी शिफ्ट किए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके थ्रू दो सॉल्यूशंस निकालना है। तो जो दो सॉल्यूशंस निकालना है उसके लिए कोई रूल है क्या? आपके मन में यही आएगा कि उसके लिए भी कुछ रूल है क्या? नहीं, जो आपको दो सॉल्यूशंस निकालना है उसके लिए कोई रूल नहीं है। आपको ये तीनों फ्रैक्शंस के साथ क्या करना है वो चॉइस आपकी है। आप चाहे तो इसमें से पहले दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, या तो आखिरी के दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, या तो तीनों फ्रैक्शन सिलेक्ट करो। चाहे तो आप इनके साथ एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लायर का यूज करो, कुछ भी करो। आप एनी हाउ यहां से दो सॉल्यूशंस निकालो। दो सॉल्यूशंस निकालना है, इट मींस इनडायरेक्टली दो कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि एट द लास्ट वही दो सॉल्यूशंस, वही दो कांस्टेंट्स का यूज करके हमें एट द लास्ट जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके लिए, क्या हम यहां पे अप्लाई करेंगे? तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करें तो डिनोमिनेटर को अगर हम ऐड करें, देखो डिनोमिनेटर में अगर हम एडिशन करेंगे ना तो डिनोमिनेटर यहां पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आपने y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स और x माइनस वाई को ऐड कर लिए तो ये z के साथ कट जाएगा, ये x के साथ कट जाएगा और ये y के साथ कट जाएगा, मतलब वहां जीरो आ सकता है। तो सीधा सीधा एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लायर का यूज करो, 1 1 1 ऐसा मल्टीप्लायर ले लो। ठीक है ना, उससे आपको फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो बाय टेकिंग मल्टीप्लायर, बाय टेकिंग 1 1 1 एज अ मल्टीप्लायर, अब देखो मल्टीप्लायर का यूज कैसे होता है। तो हमने 1 1 1 मल्टीप्लायर का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है ना, न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करो, तीनों फ्रैक्शन में, और तीनों को ऐड भी करो। तो ये ऐसा हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस तीसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डी जेड बाय जेड स्क्वायर। ये देखो तीनों का न्यूमरेटर हमने यहां पे ऐड किए और अब तीनों का डिनोमिनेटर भी ऐड कर दो। सो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, और सामने आप ऐसा इधर लिख सकते हैं रेशियो, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने मल्टीप्लायर 1 1 1 का यूज किया है और जैसा हमने कहा डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होने वाला है। देखो यहाँ पे y के साथ कटा, ये x के साथ कटा, z के साथ कटा, मतलब डिनोमिनेटर हो गया 0। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर dx बाय एक्स स्क्वायर, आप इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं ना हम, क्योंकि पता है कि ये इज इक्वल टू 0 आने वाला है। तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली इसके जगह। देखो हमने सीधा सीधा 0 लिख दिए। ठीक है, और अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो हम यहाँ लिख लेंगे या तो आप 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे फॉर्म में लिख लो, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पहले इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का। तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाय एक्स। चलो कैसे होता है बताते हैं आपको। जैसे आपको फार्मूला पता है जनरली इंटीग्रेशन का, देखो साइड में लिख के देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यही होता है ना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, ये तो पता ही होगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। तो अगर यहाँ पे x टू द पावर n के जगह x टू द पावर माइनस n अगर हो, अगर x टू द पावर माइनस n अगर हो, तो यहाँ पे अगर -n हुआ तो यहाँ पे भी -n होगा, यहाँ पे भी -n होगा, है ना। वो हम क्यों बता रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब
इनडायरेक्टली एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स, मतलब ऐसा होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² यानी एक्स टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, मतलब इनडायरेक्टली एक्स टू द पावर -1 बाय -1 यानी इनडायरेक्टली -1/x, जैसा हमने कहा था, क्योंकि एक्स टू द पावर -1 यानी एक्स इनवर्स यानी -1/x का आंसर आएगा इंटीग्रेशन का। तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है -1/x, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/y, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/z। एक काम करते हैं, अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लो, चलो -c1 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस कट करने के लिए हमने माइनस ले लिए। तो फाइनली हमें पहला कांस्टेंट यहाँ पे मिल चुका है, पहला कांस्टेंट c1 दैट इज 1/x, माइनस हटा देंगे अब, +1/y + 1/z। तो हमें इनडायरेक्टली पहला सॉल्यूशन मिल गया है, पहला कांस्टेंट मिल गया है, और अब इसको u से असाइन करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore u of x y z, ये पहला सॉल्यूशन है, इज 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू c1, ठीक है। तो ये हमें पहला सॉल्यूशन यहाँ पे मिल चुका है, यानी पहला कांस्टेंट मिल चुका है। जैसा हमने कहा था कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो सॉल्यूशंस निकालना है, यानी दो कांस्टेंट निकालना है। तो ये पहला कांस्टेंट दैट इज c1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ x y z, तो ये सॉल्यूशन का नाम है u। दो सॉल्यूशन जो निकालना है उसमें पहला सॉल्यूशन u होगा, दूसरा सॉल्यूशन v होगा, दोनों u एंड v इन द फॉर्म ऑफ x y z होना चाहिए। तो देखो u विच इज इन द फॉर्म ऑफ x y z, और ये सॉल्यूशन है 1/x + 1/y + 1/z। पहला सॉल्यूशन, पहला कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। हमने 1 मल्टीप्लायर का यूज किए इस तरह से। और अब पहला सॉल्यूशन के बाद चलो दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी दूसरा कांस्टेंट निकालना है। दूसरा सॉल्यूशन बोलो या दूसरा कांस्टेंट बोलो, वो v के फॉर्म में होना, जैसे ये u के फॉर्म में है वैसे वो v के फॉर्म में होना, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर से कोई मल्टीप्लायर का यूज करो। चलो हम एक काम करते हैं, इस बार हम मल्टीप्लायर लेंगे x y z, ठीक है ना। तो चलो x y z मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। तो जैसा आपने 1 मल्टीप्लायर यूज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए थे, वैसे ही अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक न्यू स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है, और वहां पे हम सॉल्व करेंगे। सो बाय टेकिंग मल्टीप्लायर, यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, एज मल्टीप्लायर। और देखो अब न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करो, सो x इंटू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर ऐसा है, प्लस y इंटू डी वाई बाई वाई स्क्वायर, ये दूसरा है, ठीक है, प्लस z इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर, ये तीसरा है, ठीक है। जैसा हमने कहा कि न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ये देखो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई किए, प्लस दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को y से मल्टीप्लाई किए, प्लस तीसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को z से मल्टीप्लाई किए, तीनों को ऐड किए। डिनोमिनेटर में भी वही करो, सो x इंटू पहला क्या था डिनोमिनेटर में, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। सो सबसे पहले है y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करो जैसे लास्ट टाइम किए थे, यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू रेशियो, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में एक्स एक्स कट हो जाएगा, पहले में से एक्स एक्स कटा, दूसरे में से वाई वाई कटा, तीसरे में से जेड जेड कट गया, और अब जो बचा है वो लिखो। न्यूमरेटर में बचा एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स रहेगा ना, तो 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, ये न्यूमरेटर में बचा। और डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड तीनों से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। और आगे वही लिखो जो इसके पहले लिखे थे, इज इक्वल टू रेशियो। और अब यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं टर्म्स, ठीक है। ये देखो ये एक्स वाई कटा इसके साथ, ये एक्स जेड कटा इसके साथ, ये वाई जेड कटा इसके साथ, और अब जो बचा है बस वो लिखो। तो डिनोमिनेटर में 0 होगा और वो 0 उधर लेके जाओ तो आपको ऐसा मिलेगा, सीधा सीधा न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और अब इसको इंटीग्रेट करना है जैसे लास्ट टाइम इंटीग्रेट किए थे, तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग
सो 1/x dx का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो लिख लो log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू, इसको लिख लो log ऑफ c2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में log x प्लस log y प्लस log z है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू log ऑफ c2। तो यहाँ पे log कट जाएगा और हमें मिलेगा सेकंड कांस्टेंट जो कि होगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c2। और फाइनली हमें यहाँ पे c2 सेकंड सॉल्यूशन मिला और ये हमें v के फॉर्म में लिखना है, v के फॉर्म में मेंशन करना है। ये समझ में आया ना, log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड log एक्स वाई जेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा log ऑफ a इंटू बी, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, है ना। तो ये log a प्लस log b प्लस log c के फॉर्म में है, इसलिए log ऑफ a इंटू बी इंटू सी ऐसा होता है। और इसको v के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर v ऑफ एक्स वाई जेड, जैसे लास्ट टाइम u ऑफ एक्स वाई जेड लिखे थे वैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सेकंड कांस्टेंट c2। ठीक है, तो फाइनली हमने सेकंड सॉल्यूशन निकाल लिए। दोनों सॉल्यूशंस, ये देखो, ये पहला सॉल्यूशन u ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, और सॉल्यूशन है 1/x 1/y 1/z। ठीक है ना, ये पहला सॉल्यूशन यानी पहला कांस्टेंट, और दूसरा सॉल्यूशन ये है v ऑफ एक्स वाई v विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, और सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड जो कि सेकंड कांस्टेंट सेकंड सॉल्यूशन है। और अब जैसा हमने कहा था कि दोनों सॉल्यूशंस एक बार आपको मिल गए तो एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो चलो अब जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज अब जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। ये है जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपको u और v पुट करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। सो फाई ऑफ u क्या था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये u था। और v क्या है, v ये ऊपर निकाला है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 बस। और इसमें कुछ भी अब सॉल्व नहीं करना है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। बस नीचे स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं स्टार्टिंग से कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो ये देखिए, सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, हमने उसको लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए। तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे हमें पी क्यू एंड आर मिल गया। फिर ये पी क्यू एंड आर का यूज करके हमने यहाँ पे लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए। बस ये फार्मूला है, उसमें हमने पी क्यू आर पुटअप किए, तो ये हमने ये फॉर्म में ला लिए। इसके बाद हमें दो सॉल्यूशंस निकालना था, ठीक है ना, u और v, या फिर बोलो दो कांस्टेंट्स निकालना था। तो पहले हमने मल्टीप्लायर 1 1 1 का यूज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 1 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, तो इसके थ्रू हमें पहला सॉल्यूशन मिला। ठीक है ना, पहला कांस्टेंट मिला। और दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किए, दूसरे मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड का यूज किए, और एक्स वाई जेड का यूज करके यहाँ पे हमने सॉल्व किए, और दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। ये देखो दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है ना, या फिर बोलो दूसरा कांस्टेंट, और एट द लास्ट दोनों का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना था। जनरल सॉल्यूशन तैयार कर लिए। ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल सॉल्यूशन है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व की है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले के 13 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।